हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे डेंगू फीवर के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे डेंगू फीवर के सिम्टम्स मतलब के लक्षण के बारे में और यहाँ पर कौन-कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और यहाँ पर कौन-कौन सी मेडिसिन्स नहीं यूज़ करनी होती हैं और कौन-कौन सी मेडिसिन यहाँ पर यूज़ करनी होती हैं। डेंगू का जो कारण होता है वो वायरस होता है। तो डेंगू वायरस के कारण होता है, लेकिन इस वायरस को बॉडी में पहुंचाने का काम जो करता है वो मॉस्किटो करता है, मतलब कि मच्छर करता है। एडिस मॉस्किटो ये एक वेक्टर होता है, मतलब कि एक वाहक होता है जो डेंगू वायरस को पेशेंट की बॉडी तक ले जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं डेंगू के सिम्टम्स के बारे में। तो डेंगू के सिम्टम्स में पेशेंट को फीवर आता है और आई पेन होता है, मतलब कि आँख में दर्द होता है। इसको हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आँख के पीछे जो होता है पेशेंट को दर्द होता है, क्योंकि रेट्रो मतलब होता है पीछे। तो इसी के कारण इसको रेट्रो ऑर्बिटल पेन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मसल पेन मतलब कि मांसपेशियों में दर्द, और बोन पेन मतलब कि हड्डियों में दर्द, और जॉइंट्स पेन मतलब कि जोड़ों में दर्द पेशेंट के रहता है। और इसी के साथ पेशेंट में हेडेक मतलब कि सर दर्द, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना और उल्टी आना, ये पेशेंट को लगा रहता है। इसी के साथ साथ बॉडी में रैशेस, जिसको हम हीमोरेजिक स्किन स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। इस केस में शरीर पर इस टाइप के लाल टाइप के चकत्ते बन जाते हैं। तो ये होते हैं डेंगू फीवर के सिम्टम्स। नेक्स्ट जान लेते हैं डेंगू फीवर में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। यहाँ पर NH1 रैपिड डेंगू एंटीजन टेस्ट और IgM IgG एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाता है। यहाँ पर डेंगू पेशेंट के ब्लड में शुरुआत के 4 से 5 दिन के अंदर NH1 एंटीजन मौजूद होता है। तो शुरुआती 4 से 5 दिन में NH1 एंटीजन का ग्राफ देखिए इस टाइप से बढ़ा हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है, जबकि 4 से 5 दिन के बाद NH1 एंटीजन यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता है। तो डेंगू के शुरुआती 1 से लेकर 5 दिन के अंदर NH1 एंटीजन टेस्ट करा लेना चाहिए, जबकि 5 दिन से 14 दिन के अंदर IgG IgM एंटीबॉडी टेस्ट कराना होता है। यहाँ पर पेशेंट के ब्लड में IgM और IgG का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। अगर यहाँ पर 5 दिन के बाद NH1 एंटीजन टेस्ट कराया जाता है, ब्लड में NH1 एंटीजन का लेवल कम हो जाता है। इसी के कारण ब्लड में NH1 एंटीजन 5 दिन के बाद पॉजिटिव नहीं मिलता है, जैसे कि हम यहाँ पर ग्राफ में देख पा रहे हैं। तो शुरुआती लगभग 5 दिन में NH1 का लेवल देखिए ब्लड में बढ़ता जाता है, और 5 दिन के बाद देखिए ये लेवल जो है अपने आप से घटने लगता है, जबकि 5 दिन के बाद IgG और IgM का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CBC टेस्ट के बारे में। CBC मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट। डेंगू पेशेंट की CBC रिपोर्ट में TLC काउंट, TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब कि WBC, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है यहाँ पर कम हो जाता है। टोटल ल्यूकोसाइट्स में आता है मोनोसाइट, स्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। तो डेंगू पेशेंट्स में इसका नंबर घट जाता है। नेक्स्ट आता है थ्रम्बोसाइटोपिनिया। थ्रम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स काउंट कम होना। तो डेंगू पेशेंट में प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है। हालांकि देखिए शुरुआती टाइम में प्लेटलेट्स काउंट घट भी सकता है और नहीं भी घट सकता, लेकिन जब डेंगू के वार्निंग साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो तेजी से प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो घट जाता है। डेंगू पेशेंट की लीवर फंक्शन टेस्ट में SGPT मतलब कि ALT और HGOT मतलब कि AST, SGPT और SGOT का लेवल बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं डेंगू पेशेंट में मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कौन सी मेडिसिन डेंगू पेशेंट को नहीं देनी होती हैं और कौन सी मेडिसिन डेंगू पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनसेड क्लास की मेडिसिन के बारे में। तो एनसेड क्लास मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब कि पेन किलर मेडिसिन। तो पेन किलर मेडिसिन जैसे कि इबुप्रोफिन और डाइक्लोफिनेक। डेंगू के केस में एनसेड क्लास की मेडिसिन का यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि ये मेडिसिन प्लेटलेट्स के फंक्शन को इंटरफेयर करती हैं, मतलब कि प्लेटलेट्स को डिसफंक्शन कर देती हैं। और यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का भी यूज़ नहीं करना होता है।
क्योंकि ये बीमारी वायरस के कारण होती है, ना कि बैक्टीरिया के कारण। तो इसी कारण यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वार्निंग साइन ऑफ डेंगू के बारे में। अगर देखिए पेशेंट को 3 से 4 दिन लगभग फीवर आता है और ये फीवर ख़त्म होने के बाद उस पेशेंट के अंदर कुछ इस टाइप के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, तो इसको हम वार्निंग साइन ऑफ डेंगू के नाम से जानते हैं। ये सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? इसमें खून की उल्टी मतलब कि ब्लड वोमिटिंग और दिन भर में 2 से 3 बार उल्टी का आना और ब्लीडिंग कम मतलब कि मसूड़ों से खून का आना और तेज़ी से प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाना। तो ये होते हैं वार्निंग साइन ऑफ डेंगू। अगर पेशेंट में ये साइन देखने को मिलते हैं तो तुरंत ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर पेशेंट को देखिए फीवर है तो यहाँ पर पैरासीटामोल जो कि फीवर को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो डोलो 650 की जो एडल्ट डोज होती है वो पेशेंट को 2 से 3 टाइम ये दिया जा सकता है। और अगर देखिए डेंगू पेशेंट में एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो यहाँ पर हेपामर्ज का यूज़ किया जाता है। हेपामर्ज में होता है एल ऑर्निथिन और एस्पार्टेट जो कि एसजीपीटी और एसजीओटी के लेवल को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो एडल्ट पेशेंट को ये बीडी दे सकते हैं, दिन में 2 टाइम ये दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैरिपिल सिरप और कैरिपिल टैबलेट के बारे में। तो कैरिपिल जो होता है वो पपीते की लीफ से जो है एक्सट्रैक्ट कर कर ये बनाया जाता है। कैरिपिल का यूज़ प्लेटलेट्स को बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो 18 साल से कम की एज में आप सिरप का यूज़ कर सकते हैं, जबकि 18 साल से ऊपर की एज में आप टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। 1 साल से 5 साल के बच्चे में इसका आप 5 ml 3 टाइम 5 दिन तक दे सकते हैं, जबकि 5 से लेकर 18 साल के बच्चे में इसका 10 ml 3 टाइम 5 दिन के लिए दे सकते हैं, जबकि एडल्ट केस में इसकी एक-एक टैबलेट 3 टाइम 5 दिन तक पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स जैसे कि एनएस, आरएल, डीएनएस और डी5। ज़्यादातर डेंगू पेशेंट की बॉडी में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने के लिए आईवी फ्लूइड्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें से पेशेंट के अकॉर्डिंग जो सूटेबल रहता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।